प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानीय श्रोतागण, आज के व्याख्यान चर्चा में मेरी ओर से भी आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, नमन एवं स्वागतम। आज के व्याख्यान चर्चा में स्नातकोत्तर पूर्वाध रसायन शास्त्र सेमेस्टर प्रथम के समस्त विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान चर्चा में हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है रासायनिक गतिकी के मूलभूत सिद्धांत एवं अभिक्रिया वेग को निर्धारित करने वाले टक्करों का सिद्धांत। प्रिय विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान जिस विषय पर हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं उक्त विषय स्नातकोत्तर पूर्वाध रसायन शास्त्र प्रथम सेमेस्टर प्रथम से लिया गया है। इकाई तृतीय से रासायनिक गतिकी के रूप में प्रश्न पत्र तृतीय से भौतिक रसायन विषय के रूप में चुना गया है। आज का जो विषय है ये दो भागों में उपविभाजित है। पहला वाला जो है रासायनिक गतिकी के मूलभूत सिद्धांत हैं और दूसरा वाला रासायनिक अभिक्रिया वेग को निर्धारित करने वाले टक्करों का सिद्धांत है। प्रिय विद्यार्थियों, रासायनिक गतिकी के मूलभूत सिद्धांत का अधिकांश भाग इसका प्रमुख अभिग्रहितों, परिभाषाओं, प्रयुक्त पदों एवं महत्वपूर्ण सूत्रों से जुड़ा हुआ है, जिसका अधिकांश भाग रासायनिक गतिकी के विगत वीडियो से में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। इसका कुछ भाग आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है छद्म कोटि की अभिक्रिया है। प्रिय विद्यार्थियों, उक्त तृतीय जो हमारे पास में जो इकाई है, अध्याय है रासायनिक गतिकी, इसको अग्रसित करने से पूर्व जिसमें आगे हम संक्रमण अवस्था सिद्धांत पढ़ेंगे, निरपेक्ष अभिक्रिया वेग सिद्धांत पढ़ेंगे, टक्करों का सिद्धांत पढ़ेंगे, तो उक्त विषयों को गहनतम अध्ययन करने से पूर्व आवश्यक हो जाता है इसके प्रारंभिक मूलभूत परिचय पर हम विस्तार से चर्चा करें। तो उसी क्रम में आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है छद्म कोटि की अभिक्रियाएं क्या होती है। पूर्व में संक्षिप्त में इसके पिछले वाला जो व्याख्यान है जिस पर हमने दो प्रमुख विषयों पर हमने महत्वपूर्ण प्रकाश डाला था व्याख्यानों पर, वो उनको पुनः मैं संक्षिप्त में दोहरा देना चाहता हूँ, जिसमें अभिक्रिया की कोटि क्या होती है और अणुसंकेतता क्या होती है। अभिक्रिया की कोटि और अणुसंकेतता को हम सामान्य जीवन से एक महत्वपूर्ण दृष्टांत से प्रारंभ करते हैं कि व्यावहारिक जीवन में दो प्रकार के जो है लोग जो है पाए जाते हैं, इंसान पाए जाते हैं। उनमें प्रथम प्रकार के जो इंसान वो होते हैं जो किसी भी दायित्व के अपने कार्य के प्रति सजग होते हैं, जागरूक होते हैं, सच्चे मन से उस कार्य को जो है उसका निर्वाह करते हैं, उस कार्य को पूरा करते हैं, अंजाम देते हैं। ऐसे सजग, निष्ठावान, मेहनती जो इंसान जो लोग होते हैं उनको रासायनिक बलगतिकी में उनके कुल संख्या को जो अभिक्रिया की कोटि के रूप में सुपरिभाषित किया गया है। इसके अलावा व्यवहारिक जीवन में जुड़े हुए कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो अपने दायित्वों, अपने कर्तव्यों के प्रति दूर होते हैं, उदासीन होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। रासायनिक गतिकी में ऐसे इंसानों को, ऐसे लोगों की कुल संख्या को रसमीकरणमिति अणुसंकेतता के रूप में जाना जाता है। अब बारी आती है रासायनिक गतिकी में अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अणुसंकेतता क्या होती है। तो अभिक्रिया की कोटि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, जिस प्रकार से सामाजिक जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं, इंसान होते हैं, जो एक तो अपने कार्यों के दायित्व के प्रति सजग होते हैं, सच्चे मन से उन कार्यों को अंजाम देते हैं, दूसरे अपने कार्यों के प्रति निष्क्रिय होते हैं। ठीक उसी तरह से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो ऐसी स्थिति में प्रिय विद्यार्थियों दो प्रकार के प्रकृति के हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक पाए जाते हैं। प्रथम प्रकार के क्रिया कारक वो होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, सांद्रता को परिवर्तित करते हैं, इनकी सांद्रता का मान न्यून होता है। तो ऐसे उस रासायनिक क्रिया में कुल कितने क्रिया कारक है, आणविक स्पीसीज या परमाणु स्पीसीज या प्रजाति है जो उस रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने में उस अभिक्रिया की जो है अभिक्रिया के वेग को सुपरिभाषित करते हैं, वेग को परिवर्तित करते हैं, तब्दील करते हैं। तो उस रासायनिक अभिक्रिया में ऐसे अणुओं की कुल संख्या, कुल फिगर हमारे पास में आती है जो सक्रिय होती है, जो सक्रिय भाव से, सजग भाव से, जो जीवित भाव से उस अभिक्रिया वेग को परिभाषित करते हैं। तो उनकी कुल संख्या जो होती है अभिक्रिया की कोटि को दर्शाती है।
संक्षिप्त में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि को कुछ इस तरह से सुपरिभाषित किया जाता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो संपन्न होने में उन समस्त क्रियाकारी अणुओं, परमाणुओं, आयनिक स्पीशीज प्रजाति की कुल संख्या जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, सांद्रता को परिवर्तित करती है, उनको अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। अभिक्रिया की कोटि कितने प्रकार की होती है? प्रथम कोटि की हो सकती है, द्वितीय कोटि की हो सकती है, तृतीय कोटि की हो सकती है, भिन्नात्मक कोटि की हो सकती है, शून्य कोटि का अस्तित्व भी हो सकता है। इसके अलावा अणुसंख्यकता के बारे में यदि हम सुपरिभाषित करें तो अणुसंख्यकता क्या होती है प्रिय विद्यार्थियों? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है उसमें निष्क्रिय और सक्रिय दोनों प्रकार के प्रजातियों के अणुओं, क्रियाकारकों की कुल संख्या जो होती है वो अणुसंख्यकता के मान को सुपरिभाषित करती है। अणुसंख्यकता जो होती है उसका मान एकाणुक हो सकता है, द्विअणुक हो सकता है, त्रिअणुक हो सकता है। शून्य अणुसंख्यकता का रासायनिक गतिकी में कोई अस्तित्व विद्यमान नहीं होता। अब बारी आती है, हमने विगत रासायनिक बल गतिकी से, रासायनिक गतिकी से जुड़े हुए उस दृष्टांत के बारे में जिसमें हमने प्रथम कोटि के अलावा एक अणु संख्यकता वाला हमने कुछ महत्वपूर्ण दृष्टांत कक्षा में हमने प्रस्तुत किए थे, जिसमें ऑक्जेलिक एसिड का विघटन था, सल्फ्यूरिक क्लोराइड का विघटन था। इसके अलावा जो द्वितीय प्रकार की जो अभिक्रियाएं थी उसमें जो है एस्टरों का साबुनीकरण की अभिक्रिया थी, जिसमें द्विअणु का अभिक्रिया द्वितीय कोटि की समान अभिक्रिया को प्रेक्षित करता है। इसी क्रम में तृतीय कोटि की अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया के माध्यम से विगत रासायनिक बल गतिकी से जुड़े हुए वीडियो में हमने विस्तार से चर्चा की थी, जिसमें फेरिक क्लोराइड का स्टेनस क्लोराइड के साथ में रेडॉक्स अभिक्रिया को जो हमने विस्तार से चर्चा की थी। उन तमाम रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता के मान समान प्रक्षित किए थे। इसके अलावा हमारे पास में विगत रासायनिक बल गतिकी से जुड़े हुए हमने एक महत्वपूर्ण शून्य कोटि की विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं को जो विस्तार से सुपरिभाषित किया था। ये तमाम जितने भी महत्वपूर्ण अभिक्रिया परिचय हैं वो हमारे टक्करों के सिद्धांत और इसके अलावा स्टेरिक बाधा, स्टेरिक फैक्टर्स और इसके अलावा संक्रमण अवस्था सिद्धांत जो है, संकुल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, इनके बारे में इनको समझने में ये मूलभूत जो सिद्धांत हैं, अभिक्रिया परिभाषा है, जिनको आपको पूर्व की कक्षाओं में आपने विस्तार से चर्चा की थी, ये जरूरी हो जाता है इस अग्रसित जो जितने भी विषय वस्तु हैं रासायनिक गतिकी से जुड़े हुए इन तमाम के बारे में जो है जानकारी हासिल करना होता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया हमने हाइड्रोजन क्लोरीन आपस में क्रिया करके HCl का निर्माण किया था और ये अभिक्रिया हमने ये सिद्ध किया था कि ये अभिक्रिया जो शून्य कोटि की अभिक्रिया जो है कैसे होती है। जो आप देखेंगे सनलाइट, सूरज का प्रकाश स्थित दाब पर और जल तल के ऊपर जब 1 मोल हाइड्रोजन का 1 मोल Cl2 से आपस में क्रिया करता है तो HCl का निर्माण करता है और इन क्रियाकारकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोरीन की सांद्रता का मान घटता है, लेकिन इकाई आयतन में HCl की सांद्रता का मान जो है बढ़ता है और इकाई आयतन में इनकी सांद्रता का मान जो है स्थिर होता है। जैसे HCl बनता है पुनः उसका जो निर्माण है हाइड्रोजन और क्लोरीन की ओर पश्चिम दिशा में साम्य विस्थापित होता है। इससे सिद्ध होता है कि HCl का निर्माण शून्य कोटि की अभिक्रिया के दृष्टांत को दर्शाता है। अब बारी आती है हमारे पास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण छद्म कोटि की अभिक्रिया। रासायनिक गतिकी में छद्म कोटि की अभिक्रिया का एक खास अहम योगदान होता है। विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, नेट है, JRF है, इसके अलावा स्नातकोत्तर पूर्वाध प्रश्न पत्र तृतीय से भौतिक रसायन विषय जुड़ी विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं होती है उनमें जो है छद्म कोटि की अभिक्रियाओं का खास योगदान होता है। छद्म कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। रासायनिक गतिकी में शाम पट्ट पर मैंने लिखा है एक महत्वपूर्ण सूत्र होता है, एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया होता है। सामान्यतः कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है अभिक्रिया की कोटि, O का मतलब अभिक्रिया की कोटि और M का मतलब होता है मॉलिक्यूलरिटी यानी कि अणुसंख्यकता का मान समान प्रक्षित किया जाता है। ये मूलभूत रासायनिक गतिकी का सिद्धांत होता है। लेकिन आप देखेंगे कुछ ऐसी भी अभिक्रियाएं ज्ञात होती है जिसमें इस नियम को जो है अवहेलना होती है, ये नियम टूटता है और नए प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती है। ये नियम जो टूटता है, इस नियम की पालना नहीं होती है, तो ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार है। तो छद्म कोटि की अभिक्रियाओं को यदि हम मोटे तौर पर सुपरिभाषित करना चाहें तो छद्म कोटि की अभिक्रियाएं वे होती है जिनमें अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता के मान समान प्रक्षित नहीं किए जा सकते। सर्वप्रथम आप सभी स्नातकोत्तर पूर्वाध रसायन शास्त्र के समस्त विद्यार्थियों को रासायनिक गतिकी से जुड़े हुए उस मूलभूत अभिक्रिया सिद्धांत की ओर, रासायनिक सिद्धांत की ओर आपको जाना होगा। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता के मान समान होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी जटिलतम अभिक्रिया है रसायन विज्ञान में ज्ञात है जिसमें कुछ परिस्थितियों के माध्यम से, क्रियाकारकों की प्रकृति के माध्यम से
वो ऐसी अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता के मान समान प्रेक्षित नहीं किए जा सकते। मोटे तौर पर छद्म कोटि की अभिक्रियाओं को हम इस तरह से सुपरिभाषित कर सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता के मान समान प्रेक्षित नहीं किए जा सकते हैं या अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता के मान अलग अलग होते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को छद्म कोटि की अभिक्रियाएं कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, छद्म कोटि की अभिक्रियाओं के बारे में जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। सामान्यतः कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हमें दी हुई होती है, हमसे पूछा जाता है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। जैसे नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का विघटन है, 2 मोल उपस्थित हैं और ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। छद्म का मतलब हमें भ्रम में जो है दिमाग में जो संशय की स्थिति पैदा करने वाली अभिक्रिया की कोटि। जैसा छद्म कोटि की अभिक्रियाओं के बारे में एक महत्वपूर्ण दृष्टांत मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैंने यहाँ पर जो है श्याम पट्ट पर जो है आप सभी के सामने जो है एक ये महत्वपूर्ण वस्तु डिवाइस जो ली है, जो मेरे हाथ में है, और आप सभी से मेरा एक दरख्वास्त है, गुजारिश है, एक सवाल है कि मेरे हाथ में जो है इस वस्तु के बारे में जो है आपके का जवाब क्या है। जाहिर सी बात है आप सभी स्नातकोत्तर पूर्वाध रसायन शास्त्र का जवाब होगा कि ये जो मेरे हाथ में जो वस्तु या चीज़ है ये जो है डस्टर होगी, तो जबकि वास्तव में आप देखेंगे ये शू शाइनर है। तो ऐसी स्थिति में हम जैसा सोचते हैं ठीक उसके विपरीत हमारे राय के ठीक विपरीत परिणाम निकल करके आता है। तो ये छद्म कोटि की छद्म स्थिति को सुपरिभाषित करता है। आप देखेंगे श्याम पट्ट पर मैंने यहाँ पर देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर देखेंगे मैंने 2 रासायनिक अभिक्रिया श्याम पट्ट पर लिखी है। एथिल एसीटेट का विघटन है और शर्करा का विघटन है। हमसे पूछा जाता है कि बताइए इस एथिल एसीटेट का विघटन और शर्करा का जो विघटन है प्रतिपन है, इन प्रथम दोनों अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता का मान कितना होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम जो सोचते हैं कि पहले वाली जो अभिक्रिया है इसमें 2 अणु है, जाहिर सी बात है मूलभूत सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया की कोटि 2 होगी, जबकि अभिक्रिया की 2 ना होकर के अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। उसको भी एथिल एसीटेट की कम सांद्रता के संदर्भ में परिकृत किया जाता है, विश्लेषित किया जाता है। इसके अलावा शर्करा का जो प्रतिपन है इसमें 2 अणु उपस्थित हैं। भ्रम की छद्म स्थिति हमारे मस्तिष्क में हम निर्णय नहीं ले पाते कि उक्त अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है। मूलभूत सिद्धांत ये बताता है कि अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता के मान रासायनिक गतिकी में समान प्रक्षित किए जाते हैं, लेकिन वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, क्रियाकारकों की प्रकृति कैसी होती है, क्रियाकारकों की अलग अलग प्रकृति होने के कारण उन अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता के मान भिन्न भिन्न प्रक्षित किए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके 2 प्रमुख कारण होते हैं। एक प्रमुख कारण तो ये होता है कि इसमें एक क्रियाकारक की सांद्रता अधिक होती है, उसकी सांद्रता में परिवर्तन नगण्य प्रक्षित किया जाता है। और दूसरी बात यह भी होती है कि उस क्रियाकारक की अधिक सांद्रता रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित नहीं कर पाती। ऐसा इस परिस्थिति एथिल एसीटेट के केस में हुआ है। एथिल एसीटेट में जल के साथ जो अभिक्रिया के साथ हम क्रिया करवाते हैं, ऐसी स्थिति में एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल बनता है। आप देखेंगे हाइड्रोजन, यहाँ पर जो जल का जो अणु है, जल की जो क्रियाकारक के रूप में हमने प्रयोग में लिया है, यहाँ पर एस्टो की जो है भारी सांद्रता जो होती है या अथवा इसके सांद्रता में जो परिवर्तन जो होता है वो नगण्य प्रक्षित किया जाता है। या जल की जो भारी मात्रा होती है वो जल की अधिक मात्रा जो होती है रासायनिक अभिक्रिया के वेग को जो है प्रभावित नहीं कर पाती। इसी वजह से जो है रासायनिक अभिक्रिया की जो कोटि होती है या रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है एथिल एसीटेट की न्यून मात्रा पर कम सांद्रता पर निर्भर करता है। एथिल एसीटेट केवल मात्र एक ऐसे क्रियाकारक है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। ठीक इसी तरह से आप देखेंगे शर्करा का जो प्रतिपन है यह भी जलीय माध्यम में संपन्न होता है, जलीय बटन में संपन्न होता है। यहाँ पर भी देखेंगे जल की अधिक मात्रा होती है और जल की अधिक मात्रा होने के कारण शर्करा की जल की अधिक मात्रा होती है, इसके सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वो नगण्य होता है। अथवा अन्य शब्दों में हम इसको यूँ भी बयां कर सकते हैं कि जल की जो अधिक मात्रा होती है रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित अथवा प्रभावित नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग शर्करा की इकाई प्रथम सांद्रता पर निर्भर करता है। चूंकि ऐसी स्थिति में ये पहले वाली अभिक्रिया या दूसरे वाली अभिक्रिया दोनों पर हम विचार करें, आप देखेंगे पहले वाली अभिक्रिया में अणु संख्या 2 है, अतः यह द्वि अणुसंख्यकता का एक महत्वपूर्ण दृष्टांत है। यह इसकी अणुसंख्यकता 2 है। और इसी तरह से शर्करा की इस परिस्थिति में हम चर्चा करें तो ऐसी स्थिति में इसकी अणुसंख्यकता का मान जो है 2 है और अणुसंख्यकता का मान जो है आप देखेंगे अणुसंख्यकता का मान 2 है। मैंने यहाँ पर श्याम पट्ट पे लिखा है। दोनों परिस्थिति में अभिक्रिया की कोटि का मान 1 है। पहला वाला जो है एथिल एसीटेट के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि को सुनिश्चित किया करता है, इसकी मोलों की संख्या 1 है। और यहाँ पर दूसरा वाला जो
जो शर्करा है, ये शर्करा की न्यून मात्रा रासायनिक अभिक्रिया के वेग को जो है प्रभावित करती है, परिवर्तित करती है। लेकिन दोनों अभिक्रियाओं में आप देखेंगे क्रियाकारकों की संख्या जो होती है, अणुओं की संख्या जो होती है वो 2 होती है। अतः इसकी अनुसंख्यकता 2 है। मैंने श्याम पट्टे पर लिखा है अभिक्रिया कोटि 1 है और अनुसंख्यकता के मान 2 हैं। अब बारी आती है हमारे पास में कि इनके वेगों का मान किस प्रकार से परिकलित करें। तो आप देखेंगे सक्रिय द्रव्यमान के नियमानुसार आप इन अभिक्रियाओं का वेग नियम या वेग समीकरण जो इसका मान परिकलित करेंगे। सक्रिय द्रव्यमान का जो गुडवर्ग और वागे ने जो है प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर देखेंगे अभिक्रिया 1 इस संदर्भ में निकालेंगे। तो आप देखेंगे चूंकि एथिल एसीटेट जो क्रियाकारक है तो ऋणात्मक चिन्ह जो है रासायनिक गतिकी के मूलभूत सिद्धांत के अनुसार क्रियाकारक की सांद्रता क्रियाकारक सांद्रता घटेगी, क्योंकि जैसे अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न होती है ऐसी स्थिति में प्राय विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है कि वेग नियम किस तरह से, वेग समीकरण किस प्रकार से परिकलित किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है जो आप यहाँ पर जो क्रियाकारक काम में लेंगे उसी क्रियाकारक को यहाँ पर काम में लेंगे। H2 को भी प्रारंभ में सम्मिलित करेंगे, अगले वाले में क्या करेंगे समानुपाती को हटाएंगे और इसके साथ में H2 जो देखेंगे आप ये भी कांस्टेंट है। यहाँ पर हमने लिखा है ये वाली जो है कांस्टेंट है और H2 जो है ये भी कांस्टेंट है। दोनों कांस्टेंट, दोनों स्थिरांक राशियों का गुणनफल एक नए स्थिरांक को देता है, उसको मैंने कैवेंडिश कहा है। शुद्ध रूप में ऊपर जो डैश है ये छद्म कोटि की अभिक्रिया के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इस तरह से कैवेंडिश जो है छद्म आपको लगाना जरूरी है, छद्म प्रतीक कोटि की अभिक्रिया का दृष्टांत उदाहरण है। तो ये आपको दिमाग में जो है इस प्रकार की जो पिक्चर स्पष्ट हो जाने चाहिए। इसी तरह से अगला वाला जो है अभिक्रिया का वेग जो है उसको परिकलित करेंगे, K1 डैश निकालेंगे। K1 डैश जो स्थिरांक होता है छद्म कोटि का, प्रथम छद्म कोटि का वेग स्थिरांक, ये अपने आप में जो है इसके अंदर 2 स्थिरांक सम्मिलित हैं। परंतु जल की अधिक सांद्रता सम्मिलित है और इसके साथ साथ जो एक पहला वाला जो हमारे पास में एक मूल जो स्थिरांक के दोनों 2 स्थिरांक सम्मिलित होकर दोनों का जो गुणा जो होता है एक नए प्रकार का स्थिरांक के रूप में K1 डैश के रूप में जो हम इसको सुपरिभाषित करते हैं। यदि मैं यहाँ पर जो डैश को जो है अंकित नहीं करूँ ऐसी स्थिति में हमें ये शुद्ध जो है प्योर जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया को दर्शाता है। अर्थात K1 ऐसी स्थिति में प्रथम कोटि वेग स्थिरांक प्रयोग में लेंगे जबकि उसमें जो है आप क्या करेंगे शुद्ध रूप में जो है अनुसंख्यकता का मान भी 1 हो और अभिक्रिया की कोटि का मान भी 1 हो। लेकिन यहाँ पर ठीक विपरीत हो रहा है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया में जिसमें छद्म कोटि की अभिक्रिया में ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं, इन अभिक्रियाओं में आप देखेंगे कि अभिक्रिया की कोटि और अनुसंख्यकता के मान अलग अलग होते हैं। ये अलग अलग मान छद्म कोटि की अभिक्रियाओं में क्यों होते हैं, इसको 2 कारकों के आधार पर समझाया जा सकता है। पहला वाला कारक जो है जिसमें एक क्रियाकारक की सांद्रता का मान जो होता है वो अधिक होता है। क्रियाकारक की सांद्रता का मान अधिक होने पर रासायनिक अभिक्रिया के वेग को जो है परिवर्तित नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में उसका जो योगदान होता है बलगतिकी में लगभग मृतप्राय होता है। तो अब ऐसी स्थिति में जब हम छद्म कोटि की अभिक्रिया के 2 प्रमुख कारक, एक तो वो अभिक्रियाएं होती है जिसमें एक क्रियाकारक की सांद्रता अधिक या आधिक्य में होती है और उसकी उपस्थिति जो है या उसकी सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसको नगण्य माना जाता है। सांद्रता में जो परिवर्तन लगभग नगण्य होता है, या अन्य शब्द में हम यूँ भी कह सकते हैं कि उस रासायनिक अभिक्रिया में संपन्न जो होती है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे वो जो आधिक्य क्रियाकारक की जो सांद्रता है वो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में रासायनिक अभिक्रिया के वेग उस सांद्रता पर निर्भर करता है जो न्यून मात्रा में उपस्थित होता हो। जैसे यहाँ पर एथिल एसीटेट का जल गठन है, शर्करा का प्रतिपन है। दोनों परिस्थितियों में, दोनों अभिक्रियाओं में जो है जल की सांद्रता अत्यधिक होने के कारण रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं कर पाता और ऐसी स्थिति में ये अभिक्रिया छद्म कोटि की अभिक्रिया बन जाती है, क्योंकि इस अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि 1 होती है और अनुसंख्यकता का मान 2 होता है। और अब आने वाले व्याख्यानों में हम ये सिद्ध करेंगे कि एक दूसरा कारक और भी है जो छद्म कोटि के लिए उत्तरदायी होता है। वो है उन अभिक्रियाओं में प्रचलित क्रियाविधि जो अलग अलग पदों में संपन्न होती है और इन अलग अलग पदों में संपन्न होती है। एक क्रियाकारक को छोड़ करके शेष जो पद जो होते हैं वो तीव्र गति से संपन्न होते हैं। धीमी गति वाला जो पद होता है, वेग निर्धारक पद होता है, उस वेग निर्धारक पद में कुल कितने क्रियाकारक अणु उपस्थित हैं उनको युग्मित करके, उनको काउंट करके, जोड़ करके उस तदनुरूप उस रासायनिक अभिक्रिया की कोटि का मान जो हम परिकलित करेंगे। फिलहाल इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। पुनः आने वाले समय में एक नए विषय के साथ हम हाजिर होंगे। पुनः आप सभी को कोटि कोटि नमस्कार, नमन और धन्यवाद।